नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना की दूसरी लहर से देश में 1 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है। लॉकडाउन अब धीरे धीरे हटने लगा है, लेकिन चिंता जताई जा रही है कि दोबारा रोजगार के उतने ही मौके सबको मिलना मुश्किल हो सकता है। चूल्हा गरीब का हो या फिर देश के लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, पेट की आग बुझाने वाली रोजी रोटी पर आए संकट से नागरिकों को बचाने वाली दस्तक अब देनी जरूरी इसलिए हुई क्योंकि देश में जब कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 2 करोड़ 81 लाख पहुंचा है, तो बेरोजगारी वाले संक्रमण की महामारी से 1 करोड़ लोगों की नौकरी जाने का संकट कोरोना की दूसरी लहर में सामने आ रहा है। 3 तरह के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं: लोअर मिडिल क्लास और गरीब। इन तीनों वर्ग की कहानी के साथ भारत को बेरोजगारी की दूसरी लहर से बचाना जरूरी होता है। जिस वक्त देश में कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर चरम सीमा पर पहुंचकर उतर रही है, तब भोपाल की सड़क पर एक साइकिल पर रंग बिरंगे मास्क टांग कर बेचने के लिए खड़ा 12वीं का छात्र सनी इस बात की हकीकत है कि रोजगार और नौकरियां छिनने से बेरोजगारी की दूसरी लहर पीक पर आ चुकी है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 12वीं के बच्चे की जिंदगी का पहिया बेरोजगारी से कैसे जुड़ गया? जवाब है सनी के पिता भूपेंद्र। एक निम्न मध्यम वर्ग के भूपेंद्र जो अब बेटे के साथ साइकिल पर मास्क टांग कर बेचने लगे हैं। वो खुद एक रेस्टोरेंट में काम करते रहे, लॉकडाउन में नौकरी गई। कोरोना के संक्रमण से बचाने वाला मास्क पेट पर आई बेरोजगारी के वायरस से बचाने का शुरुआती जरिया बना। पिछले साल भी अपन परेशान रहे, तो इधर उधर से कर्ज लेके अपन ने घर का खर्चा चलाता रहा। अब इसके बाद इस साल तो कोई देने का, पिछले साल का अपन दे ही नहीं पाए, तो इस साल कोई देने को तैयार ही नहीं। तो अब ये नौकरी वोकरी सब कुछ छूट गई थी, तो क्या करें, मजबूरी थी, तो अपन ने मास्क की दुकान लगाया। मदद तो नहीं मिल सकती, पर बोल सकते कि घर का खर्चा चल जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते सर जी। तो आपको लगता है कि इस लॉकडाउन का एक ये असर पड़ा है आपके परिवार पे? सर असर तो बहुत पड़ा है, फिर क्या कर सकते हैं जी सर, बहुत असर पड़ा है। घर की स्थिति बहुत बदल जाती है। स्थितियां इतनी बदली हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई को खत्म हुए हफ्ते में देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 17.88% तक पहुंच गई, जबकि देश में बेरोजगार लोगों की दर 12% के करीब आ चुकी है। इसी बेरोजगारी की लहर ने मोटरसाइकिल से चलने वाले परिवार को साइकिल पर लाकर मास्क सड़कों पर बेचने के लिए मजबूर किया। कमा लेते आप एक दिन? सर कम से कम जिस दिन कभी कभी 300, कभी 400, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। ये कोरोना कर्फ्यू एक तरीके से संक्रमण को खत्म करने में तो कारगर रहा है, लेकिन लोगों की निजी जिंदगी पर भी इस कोरोना कर्फ्यू का जबरदस्त असर पड़ा है, और सनी उन्हीं में से एक है। भोपाल से अब देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देती रिपोर्ट देखिए। संवाददाता आशुतोष मिश्रा राजधानी के उस इलाके में घूम रहे हैं जहां से देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की भीड़ निकलने की आशंका है। ये इंडस्ट्री, होटल और गेस्ट हाउस वाली है। यहाँ सन्नाटा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन रहा तो काम नहीं तो रोजगार नहीं तो कर्मचारी बाहर। सबसे बड़ा जो नुकसान इस चीज का हुआ है वो हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोविड। देखिए, एक मार होती है आदमी को, जान का खतरा कोविड से हुआ, इतने लोगों की जानें गई, इतना कुछ हुआ, वो हम सब ने सहा है। बट इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ गया है, विच वी ऑल फेस टुडे इज द वेरी सर्वाइवल ऑफ पीपल, देयर लाइवलीहुड, देयर ब्रेड एंड बटर। ये ना हो कि हम लोग उससे झीरते ये इस लेवल पे आ जाएं कि आवर पीपल डाई ऑफ हंगर। संभव है कि आप कहें कि अब तो लॉकडाउन खुलने लगा है, लेकिन एक्सपर्ट की चिंता इस बात को लेकर है कि जिन लोगों की नौकरी छूट गई उन्हें दोबारा मुश्किल से रोजगार मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने में वक्त लग सकता है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है और लगभग 50 लाख नौकरियां छिनने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर महीने के हिसाब से लगभग 1500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है। और
कोरोना काल के दौरान जो व्यापार है, लगभग मुश्किल से 5 से 7% व्यापार लॉकडाउन के दौरान इस सेक्टर में हुआ है। तो बहुत बड़ा नुकसान इस सेक्टर को उठाना पड़ रहा है। चिंता सिर्फ इस बात की नहीं कि 1 करोड़ लोगों की नौकरी और रोजगार पर संकट की रिपोर्ट आई। चिंता की बात यह भी है कि CMIE के सर्वे में केवल 3% परिवारों ने अपनी आय बढ़ने की बात कही, जबकि 55% ने कहा कि उनकी आमदनी गिरी है। 42% ने कहा था कि उनकी आय में कोई बदलाव नहीं आया। इसे अगर महंगाई के लिहाज से आंका जाए तो दावा है कि 97% परिवारों की कमाई घट गई है। जो समर्थ हैं, उनकी आमदनी घटती है तो चपेट में गरीब भी आते हैं। जैसे ये तस्वीरें हैं, ये ग्रामीण अपने घर से 500 किलोमीटर दूर काम करने गए। अब काम नहीं तो उत्तर प्रदेश से बिहार के गया वापस ट्रकों में भरकर लौटने लगे, लेकिन इन्हें नहीं पता वापस रोजगार बिहार में भी मिलेगा कि नहीं। घर पर जाएंगे तो घर पर खाने को सोचने पड़ेगा, क्या चीज खाएंगे, कैसे लाएंगे। लड़का छोटा छोटा बच्चा लेकर कहाँ से आ रहे हैं, हम लोग देखो भूखे प्यासे पड़े हैं। जब एक तरफ आम आदमी की आमदनी में महंगाई और रोजगार पर आए संकट की वजह से गिरावट होगी, तो लॉकडाउन खुलने के बावजूद तुरंत बेरोजगारी वाली लहर से आई आपदा में राहत पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि आम आदमी खरीदारी कम करेगा तो बाजार खुलने के बावजूद रोजगार नहीं पैदा होगा। क्योंकि कोरोना से बच भी गए तो बेरोजगारी का वायरस आम आदमी को जीने नहीं देगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। देश में वैक्सीन को लेकर 2 तरह के विवाद हैं। एक विवाद वैक्सीन की जरूरत के मुताबिक सप्लाई ना होने का, और दूसरा बड़ा विवाद राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी के आरोपों का। राजस्थान के कुछ जिलों में वैक्सीन को अधूरा इस्तेमाल करके फेंक देने के आरोप पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए कहा है, जिसे गहलोत सरकार खारिज करती है। ऐसे में हमने भी वैक्सीन सेंटर पर औचक जांच हो रहा है, उसमें वैक्सीन की कितनी बर्बादी हो रही है। ऐसे ही एक सेंटर पर वाकरोटा में हम आए हुए हैं, जहां पर जाकर अंदर देखते हैं कि क्या यहां पर जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें वैक्सीन की बर्बादी भी हो रही है। भीतर वैक्सीनेशन सेंटर में संवाददाता शरद कुमार के हाथ में जो वाइल्स हैं, जिनसे वैक्सीन निकालकर उनका इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब भी इन वाइल्स में कुछ बूंद टीके की नजर आती है। तो क्या यही वैक्सीन की वो बर्बादी है जिस पर विवाद है, या फिर इन बूंदों को निकाला ही नहीं जा सकता? सिरिंज ब्लॉक हो जाती है और उस वाइल में एयर आ जाती है। इस तरह की जो वायल में बच जाती हैं, इनका कहना है कि बहुत मुश्किल होता है इसको लेना, और कई बार सिरिंज में एयर आ जाता है, जिससे जिसको लगाने वाला है उससे भी परेशानी हो जाती है। तो वेस्टेज की एक ये वजह भी है, जो इनका कहना है कि इन परिस्थितियों की वजह से भी हमें इसमें वैक्सीन छोड़ना पड़ जाता है। एक वाइल या शीशी में 10 लोगों को टीका लगाने लायक वैक्सीन होती है, लेकिन जयपुर में ही हम इस पड़ताल को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बूंदी ले चलते हैं। यहाँ के टीकाकरण कक्ष में पॉलीथीन में इस्तेमाल की गई वैक्सीन की वाइल्स दिखती है। इनमें से जांच के लिए एक शीशी हमने निकाली, तो इसमें जो बची हुई बूंदे टीके की नजर आती हैं। क्या इन्हें संभाला नहीं जा सकता? खराब होने जैसी तो कोई बात नहीं है। हमारे को जितनी वाइल है वहाँ से आवंटित होती है, उस हिसाब से हम हमारे जो टीके लग रहे हैं उसमें एक वाइल में 10 टीके लगते हैं। उस हिसाब से तो कोई हमारे पास कोई वेस्टेज फैक्टर है नहीं, लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा हो जाए 0.1 ml 0.2 ml के बाद अगर रह जाती है वाइल के अंदर, तो वो सिरिंज से एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो वेस्टेज क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जहां देश में वैक्सीन वेस्टेज कुल 6.3% का बताया जा चुका है, असम में करीब 7.70% वैक्सीन की बर्बादी का दावा है। बिहार में 4.96%, दिल्ली में 3.96% की बर्बादी, हरियाणा में 5.72%, पंजाब में 4.98% और तमिलनाडु में 8.83% वैक्सीन बर्बादी की रिपोर्ट की गई। लेकिन जिस राजस्थान में 2% से थोड़ा ज्यादा वैक्सीन बेकार चले जाने का दावा है, वहां बाड़मेर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जब संवाददाता पहुंचते हैं तो यहाँ भी वाइल्स में थोड़ा थोड़ा करके वैक्सीन बची दिखती है और इंचार्ज दावा करते हैं उसका सर हमारे पास गाइडलाइन है, हम रख देंगे, क्योंकि एक डोज तो पूरी बचती नहीं है, 0.1 बच गई या 0.1 से भी कम बच गई, वो उसको फिर वो क्या है, मतलब हमारे पास उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब दरअसल बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में कूड़े में वो वैक्सीन फेंकी जा रही है जिसमें टीका बचा रहता है। इन्हीं आरोपों से दिल्ली से जयपुर तक राजनीति को दवा मिल गई। राजस्थान सरकार की जो ये अव्यवस्था है पूरी कोविड के दौरान, उनकी जो मिसमैनेजमेंट है कोविड का, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराएं।
किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। 18 से 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। वैक्सीन बचती तो दिख रही है, शीशियों में बचकर वापस कूड़े में जाती भी नजर आती है। जैसे जयपुर के ही बाहरी इलाके के एक और वैक्सीनेशन सेंटर पर शरद कुमार पहुंचे तो पाया कि यहाँ भी इस्तेमाल वाइल्स में कुछ वैक्सीन बचती है। वैक्सीन सेंटर पर इनका कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि कभी भी जो है वो डोज बेकार ना जाए, लेकिन इस तरह से कई बार क्या होता है कि 10 व्यक्ति को लगना है और 8 व्यक्ति ही पहुंच पाता है। ऐसे में इस तरह से जो है ये डोजेस बच जाते हैं। तो सवाल है कि क्या इसका कोई हल नहीं? क्या केरल से वैक्सीन की बूंद बूंद का इस्तेमाल हर राज्य नहीं सीख सकता? दरअसल 10 डोज की एक वायल में 1 डोज एक्स्ट्रा दी जाती है ताकि वेस्टेज के बावजूद पूरी 10 डोज एक शीशी से लग सके। केरल में नर्सों ने शीशी में मौजूद एक्स्ट्रा डोज का भी पूरा इस्तेमाल किया है। नतीजा यह कि केरल में वैक्सीन वेस्टेज का आंकड़ा निगेटिव में है। जरूरत है कि इसी तरह हर राज्य में वैक्सीन की बर्बादी को कम से कम स्तर पर लाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षा का टीका लगाया जाए। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन की बर्बादी के बाद अब बात टीके को लेकर भ्रम और भय के संक्रमण पर दस्तक की। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने चेचक को भी हराया है, पोलियो से भी मुक्त हुआ है, लेकिन इन दोनों टीकों को जब लगाने की बारी आई थी तब भी भारत में वैक्सीन को लेकर अफवाहें बहुत सारी थी। आज 21वीं सदी में भी हालात सुधरे हैं, लेकिन पूरी तरह से बदले नहीं हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों के मन में भय है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल लगाई, अपने गांव तरफ पे लगाई, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब उनको देख कर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया। हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ लोग लगवा के आए, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इस डर की वजह से अभी नहीं लगवाई है। वैक्सीन लगने के बाद मतलब हाथ पैर टूट से टाइप के बुखार रहता है, जे वो अब उस चक्कर में आदमी घबराने लग जाता है। कोरोना से बचाव का तरीका तो वैक्सीन के रूप में आया, लेकिन वैक्सीन को लेकर भ्रम का इलाज बाकी है। कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास रत्तीगढ़ गांव की, तो डर किस बात का है? वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों के मन में डर बना हुआ है। भय है उनके मन में कि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए या फिर कोई और नुकसान ना हो। ये डर खत्म नहीं हो रहा है ग्रामीण अंचलों में। सरकार कोशिश खूब कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज के इलाके तो छोड़िए, राजधानी भोपाल से सटे रातीगढ़ गाँव में भी ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तुलसी के पत्ते खाकर खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे लोकेश पढ़े लिखे हैं, संपन्न घर से हैं, लेकिन जब पूरे देश में टीका ही सबसे जरूरी उपाय है तो उस वैक्सीन के भरोसे को ये बीन कर अपने और अपने परिवार से अलग कर देते हैं। चल में 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल लगाई, अपने गांव तरफ भी लगाई, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब उनको देख कर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया कि मतलब वैक्सीन लगने के बाद पहले सही थे, लगने के बाद दिक्कत हो गई उनको ज़्यादा, तो एक भय भरा गया। और क्या उसको देख के तो वो तो 2-3 दिन की तबीयत रही होगी ना, मतलब वो तो हरारत रहती है, वो तो डॉक्टर भी कहते ही हैं। 20-25 दिन तक बीमार था। मेरे पिताजी खुद लगी थी, उनको खुद कम से कम 25 दिन बाद रिलीफ हुआ उनको जाके, तो इसलिए थोड़ा सा भ्रम भरा गया मन में, और कुछ नहीं। मेडिकल साइंस कहती है कि वैक्सीन लगवाने पर बुखार या बदन दर्द जैसे लक्षण खतरे की निशानी नहीं, लेकिन फिर भी राजधानियों के पास ही रहने वाले लोगों के जहन में बस गए भय तक जागरूकता नहीं पहुँच रही। हमारे यहाँ जिन जिन लोगों को भी लगी है उनकी अमूमन सभी की तबीयत खराब हुई है। मेरी मदर को भी लगी है, वो भी करीब 20 दिन में रिकवर हुई हैं। तो और बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह और हाथ पैरों में दर्द, इस वजह से थोड़ा सा अभी देख लें। नहीं तो रिकवर तो होगा है ना, बुखार तो मतलब रहता ही है, वो तो डॉक्टर बोल चुके हैं कि रहता है। लेकिन सर इतना सर 20 दिन बुखार सर, ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत है ना सर, इस वजह से अभी नहीं लगवाई है। क्योंकि और भी हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ लोग लगवा के आए, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इस डर की वजह से अभी नहीं लगवाई है। मध्य प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं, लेकिन हालत अब भी यही है कि जहां वैक्सीन नहीं पहुंची वहां वैक्सीन से पहले वो भय फैल गया जिसका ना कोई सिर है ना पार। वैक्सीन लगवाने से इसलिए मना कर रहा है कि वैक्सीन की जो चल रही है अब अफवाहें उड़ रही हैं चारों तरफ के, वैक्सीन लगने के बाद ही मतलब
अच्छा खासा व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उस चक्कर में एक डर भरा हुआ यार वैक्सीन अभी बिना वैक्सीन के इससे ये क्या मालूम वैक्सीन और लगवा ली तो और ज़्यादा तबीयत गड़बड़ होने लगे। उस चक्कर में अभी डर के मारे अभी ऐसा वैक्सीन के बारे में सोचे। अभी तक आपको ऐसा तो वो नहीं है ना कि मतलब तो अगर तबीयत खराब होती भी है तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में ठीक हो जाता है। वाली यार बात होती तो फिर अपन लगवा लेते, मगर उसमें क्या है 2-3-4 दिन नहीं, उसमें तो कम से कम 15-20 दिन लग जा रहे हैं आदमी को। मतलब मान लो ऐसा हो जाता है जैसे हाथ पैर तो बिल्कुल काम करना ही बंद कर देते। यह हालत सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों में, खासकर गाँवों में। तो जरूरत है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तरह ही जागरूकता कार्यक्रम की दस्तक भी गाँवों में दी जाए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आज तक के दर्शक अपने हक की दस्तक अब खुद ही देते हैं। जी हां, दर्शकों की मांग पर उनके अधिकारों से जुड़ी खबरों को भी हम प्रमुखता देते हैं। ऐसे ही दर्शकों की खबरें देखिए जिन्होंने अपने क्षेत्र में बदलाव की दस्तक लाने के लिए हमसे कहा। भागलपुर में कहलगांव के दर्शकों ने संदेश भेजा कि उनके रसूलपुर के उस स्वास्थ्य केंद्र की हालत दिखाई जाए जहां इलाज के लिए 2 दरवाजे हैं लेकिन दोनों पर ताला। जंग लगी कुंडी बताती है कि इसे खोलने वाली व्यवस्था महीने में कभी कभार आती होगी। ये खुलता ना है, बस ये महीने में एक ही बार खुलता है बच्चे का टीका लगाने के समय में, उसके अलावा ये कभी नहीं खुलता है। इसी कारण यहाँ पे गाय माल बस इसी कारण से यहाँ पे सब कुछ पड़ा रहता है। सरकार ने बिजली भी दे दिया, इसका भी कोई उपचार नहीं हो रहा है। दर्शकों ने मध्य प्रदेश में खरगोन के अस्पताल का सच दिखाने की भी मांग तक दी, जहाँ पर सरकारी चिकित्सालय के ICU में देखिए एक पंखा लगता है, दूसरा पंखा, ये तीसरा, ये चौथा। दावा है मरीजों का कि अपना अपना पंखा लाकर सरकारी अस्पताल के ICU में लगाना पड़ा, लेकिन क्यों? तो मतलब रात के बंद है, रात को भी चले, रात में भी मतलब मरीज बाहर ही रहे। तो गर्मी हो रही कैसे फिर हवा करेंगे? पंखे से, रुमाल से। पंखे तो ये अंकल जी घर से ले आके, उनके लड़का लेके घर से। आरोप है कि सरकारी अस्पताल के ICU में AC खराब है और बनाने वालों को प्रशासनिक अफसरों के कमरे के AC बनाने का आदेश पहले हुआ, मरीजों की चिंता बाद में। वो सभी को करेंगे, चेंज करेंगे, वो सभी का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उधर कुछ करेंगे, इधर भी करेंगे, दोनों जगह करेंगे, ऐसा बताया। यानी तब तक दिल के मरीज जहां भर्ती हैं, वहां AC खराब रहे और जनता अपना पंखा लेकर आए, वरना गर्मी में इलाज कराए। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।